ऐसे ही एक और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 देखो तुम्हारी स्क्रीन पे। ए व बी एक फर्म में साझेदार है जो 2:1 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। सी को प्रवेश देते देते हैं। वापस यहाँ पे ए नहीं लिखा है। ए अपने हिस्से में से 1/3 भाग व बी अपने हिस्से का 1/3 सी के पक्ष में त्याग करते हैं। नया लाभ विभाजन अनुपात व त्याग अनुपात ज्ञात करो। देखो, ए ने अपने हिस्से में से 1/3 दिया है और बी अपने हिस्से का 1/3 दे रहा है। ठीक है, दोनों में बहुत फर्क है। देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या दिया है, ए और बी, इनका जो लाभ विभाजन अनुपात है वो है 2:1। ए अपने हिस्से का कितना दे रहा है, 1/3, और बी अपने हिस्से का कितना दे रहा है, 1/3। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, ए का त्याग। ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, यहाँ पे डायरेक्ट क्या निकालेंगे अपन, ए का त्याग। देखो, ए ने कितना त्याग किया, अपने हिस्से का 1/3, मतलब अपने हिस्से में से 1/3 उसने दे दिया है। और बी का त्याग, बी के लिए क्या कहा है, अपने हिस्से का 1/3, तो उसका हिस्सा कितना है, 1/3, उसके हिस्से का 1/3 मतलब 1/9। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले त्याग का अनुपात। त्याग का अनुपात निकाल लेते हैं। त्याग का अनुपात कैसे आएगा बताओ, 1/3 और यहाँ पे 1/9। ये सेम करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 3 से गुना करना पड़ेगा, तो 3 9 और 1 9। तो यहाँ पे क्या आ गया इनका त्याग का अनुपात, 3:1। अब हम निकालते हैं ए का हिस्सा। ए का हिस्सा पहले कितना था, 2/3 माइनस उसने अपने हिस्से में से 1/3 दे दिया, तो ये आ गया 3, और 2 - 1 कितना आ जाएगा, 1/3। ठीक है, फिर बी का हिस्सा। बी का हिस्सा पहले कितना था, 1/3, उसमें से उसने कितना दे दिया है, 1/9 दे दिया है। तो एलसीएम ले लेंगे, 9, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 - 1 ये आ जाएगा 2/9। अब सी का हिस्सा, सी का हिस्सा हम क्या करेंगे, जितना ए से लिया है वो और जितना बी से लिया है वो, दोनों क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम 9, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 + 1 ये आ जाएगा 4, 4/9। ठीक है, 3 4 5 6 7। हाँ, अब यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ सब में 9 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि इसका भी क्या आ जाएगा, एलसीएम सेम आ जाएगा। ठीक है, देयरफॉर नया लाभ हानि अनुपात क्या है यहाँ पे, 3, 2 और 4। ठीक है, हमेशा कभी भी ये चेक करना है कि ये सब प्लस करके तुम्हें क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो 5 4 9 आ रहा है। पहले क्या हो रहा था, 4 और 2 6 और एक साथ ही आ रहा था, इसलिए हम सोच रहे थे कि 9 क्यों नहीं आ रहा। फिर हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमने एलसीएम सेव नहीं किया। ठीक है, तो ये लिख लो। इसके बाद हम लोग करते हैं प्रश्न क्रमांक 17। देखो तुम्हारे स्क्रीन पे। ए बी व सी एक फर्म में साझेदार है जो 5-3-2 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। डी को लाभों में 2/10 हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं। सी का हिस्सा पूर्ववत रहेगा। नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, देखो सी का हिस्सा पूर्ववत रहेगा, इसका मतलब सी अपने हिस्से में से कोई भी त्याग नहीं कर रहा है। जो सी का हिस्सा पहले था वो डी के आने के बाद भी उतना ही रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा हमें चेंज करना है। पहले क्वेश्चन में जो जो दिया है हम वो लिख लेते हैं। पहले देखो 3 साझेदार है, ए बी और सी, इनका जो लाभ हानि अनुपात है वो है 5-3-2, और ये सी को प्रवेश देते हैं 2/10 के लिए। तो सी को हिस्से में दे रहे हैं 2/10। अब डी को हिस्सा दे रहे हैं 2/10। अब सी का जो हिस्सा है वो हमें वैसे ही रखना जैसे पहले था, मतलब इसका हिस्सा कितना रहेगा, 2/10 ही रहेगा। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसे कौन से केस से सॉल्व करना है, केस नंबर 1। क्या लिखेंगे पहले, माना के फर्म के कुल लाभ 1 रुपया है। ठीक है, अब शेष लाभ जब हम निकालेंगे तब यहाँ पे हमें क्या करना है, 1 - डी का तो घटाना ही है, साथ में हमें सी का भी घटाना है। क्यों, क्योंकि देखो 1 रुपया लाभ है, 1 रुपये में से पहले हम डी को दे देंगे, फिर सी बोल रहा है कि मुझे भी उतना ही चाहिए तो सी को भी दे देंगे हम लोग। तो 1 में से इनको दे दिया, फिर जो बच जाएगा
वो ए और बी आपस में क्या करेंगे, बांट लेंगे। तो इसका एलसीएम ले लेंगे पहले हम लोग 10, तो यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 2 और 2, तो ये कितना आ जाएगा 6 और 10। और ये क्या करेंगे, ए और बी आपस में बांट लेंगे। तो ए का हिस्सा कैसे आएगा, अब ये सी तो चला गया, तो इसका कितना लेना है अपने को 5/8 इंटू 6/10, तो ये कितना आ जाएगा 30/80। फिर ऐसे ही हम निकालेंगे बी का हिस्सा 3 8, और ये आ जाएगा कितना 6/10, तो ये आ जाएगा 18 और 80। सी का हिस्सा पहले कितना है 2/10, यहाँ 80 है इसलिए इसको सिर्फ 8 से गुना करेंगे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। और फिर हम निकालेंगे डी का हिस्सा, डी को हम कितना दे रहे हैं 2/10, तो इसको भी सेम वही करेंगे 8 से गुना कर देंगे, तो ये आ जाएगा 16/80। ठीक है, अब नया लाभ हानि अनुपात क्या आएगा 30, 18, 16 और 16। देखो हम छोटा कर सकते हैं, इसको 2 से गुणा कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 15, 9, 8 और 8। ठीक है, अब हम कोई नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, छोटा नहीं कर सकते, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिख लो। अगला प्रश्न क्रमांक 18 देखो, ए व बी एक फॉर्म में साझेदार है। ठीक है, उनका लाभ हानि अनुपात नहीं दिया तो हम क्या लेंगे, बराबर। वे सी व डी को लाभ में क्रमश 1/5 व 1/6 हिस्सा देकर प्रवेश देते। यहाँ पे 2 साझेदार एक साथ जुड़ रहे हैं। नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन में पहले क्या क्या दिया वो लिख लेते हैं। ए और बी 2 साझेदार है, एक अगर साझेदारी हिस्सा नहीं दिया होगा तो हम क्या लेंगे, बराबर मान लेंगे। सी को प्रवेश दे रहे हैं और डी को प्रवेश दे रहे हैं, दोनों को एक साथ प्रवेश दे रहे हैं 1/5 और 1/6 हिस्से के लिए। अब इस प्रश्न को भी वैसे ही करना है जैसे हम लोग ने लास्ट वाला प्रश्न किया था। क्या सबसे पहले क्या मानेंगे, यहाँ पे माना कि फर्म का कुल लाभ कितना है, 1 रुपया है। तो अब हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले शेष लाभ। तो जब शेष लाभ निकालेंगे तो उसमें दोनों का हिस्सा हमें क्या करना है, माइनस करना है। बस सिंपल, सी भी जुड़ रहा है और डी भी जुड़ रहा है, दोनों का हिस्सा माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ पे 30, यहाँ पे 30, यहाँ पे किससे गुणा करेंगे 6 से, और यहाँ पे किससे गुणा करेंगे 5 से। तो 11 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 19/30। ठीक है, अब ए का हिस्सा कितना था पहले, आधा, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे 19/30 से, तो ये आ जाएगा 19/60। ऐसे ही बी का भी हिस्सा यही आएगा 19/60। फिर सी का हिस्सा, सी को हमने कितना दिया है 1/5, क्या करेंगे किससे गुणा करेंगे 12 से, तब जाके ये भी कितना हो जाएगा 12/60। और डी का हिस्सा, डी को हम कितना दे रहे हैं 1/6, तो यहाँ पे इससे 10 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 10/60। ठीक है, तो आंसर नया लाभ हानि अनुपात क्या आया अपना आंसर 19, 12 और 10। अब इसको हम छोटा नहीं कर सकते, तो यही अपना आंसर आ जाएगा, है ना, लिख लो। अगला प्रश्न 19 देखो तुम्हारे स्क्रीन पे। ए, बी व सी एक फॉर्म में साझेदार है जो 3-2 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। डी को प्रवेश देते हैं। डी अपने हिस्से का 1/4 भाग वो सी से प्राप्त करता है। ए अपने हिस्से का 3/10 भाग व बी अपने हिस्से का 1/10 भाग डी के पक्ष में त्याग करते हैं। नया लाभ विभाजन अनुपात व त्याग अनुपात ज्ञात करो। ये थोड़ा सा अलग प्रश्न है। ये क्वेश्चन इजी कब होता, अगर हमें डी का हिस्सा दिया होता।
डी का हिस्सा दिया नहीं है। क्वेश्चन में क्या दिया है, डी अपने हिस्से का 1/4 किससे प्राप्त कर रहा है, सी से। अगर डी अपने हिस्से का 1/4 भाग सी से ले रहा है तो 3/4 भाग किससे लेगा, ए और बी से। और प्रश्न में हमें ये दिया हुआ है कि ए कितना त्याग कर रहा है, बी कितना त्याग कर रहा है। तो जो डी का जो 3/4 हिस्सा है वो ए और बी दोनों का हिस्सा मिला के बराबर हो जाएंगे। इस तरह से हम लोग डी का क्या करेंगे, पहले अनुपात ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन में पहले जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। ए, बी और सी इनका जो रेशो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3, 2, 1। डी का हम साझेदार ले रहे हैं, लेकिन उसको कितना शेयर दिया है वो हमें प्रश्न में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ए अपने हिस्से का, ए का त्याग, ए अपने हिस्से का कितना दे रहा है, 3/10, और बी अपने हिस्से का कितना दे रहा है, 1/10। ठीक है, चलो अब देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे चलो ए का त्याग ही निकाल लेते हैं। ए अपने हिस्से का कितना त्याग कर रहा है, 3/10, मतलब ए अपने हिस्से का 9/60 त्याग कर रहा है। और बी, वहाँ पर दूसरा करेंगे, बी का त्याग कितना हो रहा है वो देख लेते हैं। बी का त्याग है 2/6 का कितना कर रहा है बी, 1/10, तो ये आ जाएगा 2/60। ठीक है, तो ये हो गया ए का त्याग, ये हो गया बी का त्याग। अब हम देखते हैं डी अपने हिस्से का, डी अपने हिस्से का 1/4 भाग किससे ले रहा है, सी से ले रहा है। अगर डी अपने हिस्से का 1/4 भाग सी से ले रहा है तो जो शेष भाग है, शेष हिस्सा जो हम कहेंगे, शेष हिस्सा क्या होगा, 3/4। कैसे आया 3/4, तो 1 - 1/4, तो ये आएगा 3/4। ये किससे ले रहा है, ए और बी से। अब ए ने कितना त्याग किया है, बी ने कितना त्याग किया है वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो डी का 3/4 हिस्सा, ये हम मान सकते हैं कि जो ए का त्याग है प्लस जो बी का त्याग है, ये दोनों मिलाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, डी का 3/4 हिस्सा मिल जाएगा। तो कैसे, ए ने त्याग किया है 9/60, बी ने त्याग किया है 2/60, तो दोनों ने कितना त्याग किया है, 11/60। अब डी का हिस्सा हम कैसे ले सकते हैं, ये 3/4 वहां चला जाएगा तो 11/60 इंटू ये वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, 44/180। ये किसका आया, डी का हिस्सा मिल गया हमें। ठीक है, ये हमने पहले डी का हिस्सा निकाल दिया, फिर डी के हिस्से का 1/4 भाग किससे ले रहा है, वो सी से, तो इसका पहले 1/4 भाग निकालेंगे। 44/180 इंटू 1/4, तो ये कट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 11/180। ये वो किससे ले रहा है, सी से ले रहा है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ था डी अपने हिस्से का 1/4 किससे ले रहा है, सी से, तो ये ले रहा है वो सी से ले रहा है। ठीक है, चलो अब ए का हिस्सा निकालेंगे हम पहले, एक एक आंसर करते हैं। ए का हिस्सा, ए का हिस्सा पहले कितना था, 3/6 माइनस उसने अपने हिस्से का कितना त्याग कर दिया है, 9/60, तो अब इसका हिस्सा कितना बच जाएगा, 60 एलसीएम ले लिया हमने। यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से गुणा करेंगे तो आएगा 30, 30 - 9 ये आ जाएगा 21/60। ठीक है, अब निकालेंगे बी का हिस्सा। बी का हिस्सा पहले कितना था, 2/6, उसने अपने हिस्से का कितना त्याग किया है, 2/60, तो ये भी सेम वही एलसीएम ले लेंगे, 10 से गुणा करेंगे तो 20, 20 - 2 कितना आ जाएगा, 18/60। ये हो गया। अब हम निकालते हैं सी का हिस्सा। सी का हिस्सा कितना था पहले, 1/6। सी ने अपने हिस्से में से कितना दिया है, देखो सी के हिस्से का 1/4 कितना, 11/180। ये उसने किसको दे दिया है, डी को। तो अब ये क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे 180, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से, तो 30 - 11 कितना आ जाएगा, 19/180। अब सी का 180 आ गया तो हमें ए और बी का भी करना पड़ेगा।
तो किससे गुणा कर देंगे? 3 से। एक 180, ठीक है। और डी का हिस्सा वो तो अपने को पता है, हमने निकाल लिया है डी का हिस्सा। डी का हिस्सा कितना आया था? डी का हिस्सा आया था 44/180, ठीक है। तो इनका नया लाभ हानि अनुपात या फिर नया लाभ विभाजन अनुपात, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। कितना आया ये देखो, सी का कितना है? 63, बी का है 54, सी का है 19 और डी का है 44। तो ये तो आ गया सबसे पहले नया लाभ हानि अनुपात आ गया। अब हमें क्या निकालना है? त्याग का अनुपात, ठीक है, वो भी निकाल लेते हैं हम। त्याग का अनुपात देखो, ए ने कितना त्याग किया था? लिख देते ए और बी और सी का। ए ने कितना त्याग किया है? 9/60। बी ने कितना त्याग किया है? 2/60। और सी ने कितना त्याग किया है? तो सी ने कितना त्याग किया है? 11/180, ठीक है। अब इसको सेम ले लो एलसीएम, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 27/180, 3 से करोगे तो 6/180 और इसका यही आएगा 11/180। तो त्याग का अनुपात क्या है इनका? 27, 6 और 11। सारे क्वेश्चन में ये सबसे अलग था। इसको सॉल्व करो, इसको अच्छे से समझो, 1, 2, 3 बार समझो अच्छे से, ठीक है। लिख लो ये। चलो अब अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे ख्याति। ख्याति का मतलब क्या होता है? गुडविल। देखो इसके बारे में तुम लोग ने 11th में भी पढ़ा था कि ख्याति का मतलब क्या होता है। ख्याति क्या होती है? ख्याति एक अदृश्य संपत्ति होती है जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते, ठीक है। हर बिजनेस की क्या होती है? कुछ ना कुछ गुडविल होती है ना। वो गुडविल कैसे आती है? अगर जैसे अगर मैंने व्यापार में अच्छा नाम कमाया है, या मेरा जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा है, या मैंने अपने माल बेचने के बाद अच्छी सर्विस दी है, तो इन सब चीज़ों से क्या बनती है? अपनी गुडविल बनती है, ठीक है। तो ये सबसे पहले ख्याति क्या है? ये ख्याति अदृश्य संपत्ति है, अपनी अदृश्य संपत्ति है। अब जो चीज़ दिखाई नहीं देती है, ठीक है, इसका मूल्यांकन करना बहुत कठिन है। जो चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही है उसका मूल्यांकन करना कठिन है। तो हम इसको निकालेंगे कैसे? ख्याति को हम वैल्यू कैसे करेंगे? तो एक एक हम लोग देखते जाएंगे। सबसे पहले ख्याति के प्रकार देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ख्याति के प्रकार जिसे हम कहेंगे टाइप्स ऑफ गुडविल। गुडविल कितने टाइप्स की है वो देख लेते हैं फटाफट। देखो ख्याति को हम 2 पार्ट में बांट देंगे। एक है क्रय की गई ख्याति, जिसको हम कहेंगे परचेज्ड गुडविल, और इसका जो दूसरा है वो है स्व अर्जित ख्याति, जिसे हम कहेंगे सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है, चलो देखो पहले ये मतलब समझ लेते हैं हम लोग। ख्याति के प्रकार क्या होते हैं? क्रय की गई ख्याति मतलब हमने जो हमारी गुडविल है वो किसी से हमने खरीदी है, ठीक है। और ये जो होती है स्व अर्जित ख्याति मतलब ये गुडविल हमने खुद से बनाई है मार्केट में। चलो डिफरेंस समझ लेते हैं, बहुत आसान है। जैसे समझो अगर मैंने किसी का बिजनेस खरीद लिया, जैसे तुमने अभी बीच में देखा था कि फेसबुक ने क्या किया था, किसे खरीदा था? व्हाट्सएप को खरीदा था। फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा था। अब व्हाट्सएप पहले से ही चला रहा था, इसका बिजनेस इसने खरीदा, लोग व्हाट्सएप को पहले से ही जानते थे, ठीक है। तो इसकी जो गुडविल है वो क्या करी है? फेसबुक ने खरीद ली है। इसे हम कहते हैं क्रय की गई ख्याति, ठीक है। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब क्या होता है? जैसे देखो अभी
पबजी ने अपना नाम खुद कमाया, करेक्ट, उसने अच्छे अच्छे गेम्स निकाले और फिर लोग उसके पीछे पागल हो गए। तो पबजी ने अपना नाम खुद कमाया, तो वो क्या होती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, करेक्ट है। अगर हम किसी की गुडविल, हम किसी का व्यापार खरीद रहे हैं तो इसका मतलब हमने वो गुडविल क्या करी है, परचेज करी है। और अगर वो गुडविल हमने खुद बनाई है तो उसे हम क्या कहेंगे, स्व अर्जित ख्याति, ठीक है। अब फिर से जैसे ख्याति का मूल्य को प्रभावित करने के लिए तत्व क्या होते हैं बताओ। जैसे व्यवसाय में हमने बहुत अच्छी जगह हमारा व्यवसाय चल रहा है, वस्तु की प्रकृति अच्छी है, जोखिम की मात्रा ज़्यादा नहीं है, पूंजी की मात्रा बहुत कम लगाई है हमने, हम जो व्यापार में सर्विस वगैरह दे रहे हैं वो बहुत अच्छी है। ये सब मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि ख्याति की प्रकृति कितनी प्रकार की होती है, ठीक है। नेचर ऑफ गुडविल हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ख्याति की प्रकृति, जिसे हम क्या कहेंगे, नेचर ऑफ गुडविल। नेचर ऑफ गुडविल, देखो गुडविल कितने प्रकार की होती है, या फिर हम कहेंगे उसकी प्रकृति क्या क्या होती है। इसके नाम सुन के देखो तुम्हें बहुत हंसी आएगी। जैसे पहला है संस्थागत ख्याति, ठीक है। इसे हम दूसरा क्या कहेंगे, बिल्ली के स्वभाव की ख्याति, इसे बिल्ली के स्वभाव की क्यों कहा गया वो बताऊंगा मैं। दूसरा है व्यक्तिगत ख्याति, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, कुत्ते के स्वभाव की ख्याति, ठीक है। और जो तीसरा पार्ट है इसका वो थोड़ा नीचे लिख लेते हैं हम लोग, जिसे हम कहेंगे आकस्मिक घटना, और इसे हम कहते हैं चूहे के स्वभाव वाली ख्याति। देखो तो ख्याति की प्रकृति कितनी होती, तीन प्रकृति के होते हैं, एक तो बिल्ली के स्वभाव वाली, और एक कुत्ते के स्वभाव वाली, और एक चूहे के स्वभाव वाली। देखते हैं हम एक एक। संस्थागत ख्याति, आज अगर तुम्हें कोई कहता है कि रिलायंस का कोई भी प्रोडक्ट आएगा तो वो हम लेंगे ही लेंगे, ठीक है। कैसे, रिलायंस ने जियो के सिम निकाले तो हमने वो खरीदे, और हमें पता है कि जियो की सिम आज के डेट में अगर मैं एयरटेल, वोडाफोन या दूसरी किसी से भी कंपेयर करूँ तो जियो की सिम क्या है, बहुत बढ़िया है। अब जियो की सिम में तुम लोग ने सुना होगा कि उसका एक डिवाइस आने वाला है जिसमें वो हमें नेट भी दे रहा है, टीवी भी दे रहा है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाकी दूसरों के कंपेयर में क्या होगी, बहुत सस्ती होगी। तो सभी जने एक बार ना एक बार तो वो उसको खरीदेंगे, पहले सस्ती देंगे और उसके बाद फिर हो सकता है कि उसकी वैल्यू बढ़ा दे, लेकिन एक बार तो हम खरीदेंगे। तो उसे कहते हैं संस्थागत ख्याति, मतलब हम कंपनी के नाम से क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, इसे हम कहते हैं बिल्ली के स्वभाव की ख्याति। व्यक्तिगत ख्याति मतलब जैसे सचिन तेंदुलकर हो गया या विराट कोहली। आज हम अगर क्रिकेट मैच देखते हैं तो हम विराट कोहली के लिए देखते हैं कि विराट कोहली खेलेगा, विराट कोहली शतक बनाएगा। तो हम क्रिकेट मैच अब किस पे निर्भर है, क्या क्रिकेट टीम में भारतीय टीम नहीं देखते, हम सिर्फ किससे देखते हैं, विराट कोहली को देखते हैं, ठीक है। तो वो हो गया व्यक्तिगत ख्याति, जिसे हम कहते हैं कुत्ते के स्वभाव की ख्याति, ठीक है। और तीसरा है चूहे के स्वभाव वाली ख्याति, मतलब आकस्मिक घटना हो जाती है। जैसे पहले कौन जानता था कि ये सैनिटाइजर से हाथ धोना है, कोई नहीं जानता था, मास्क पहनना है कोई नहीं समझता था, लेकिन जैसे ही कोरोना आया, मतलब क्या हुई, वो एक आकस्मिक घटना घटी जिससे हम उस चीज़ों का क्या करने लगे, उपयोग करने लगे। मतलब मार्केट में मास्क और सैनिटाइजर की ख्याति हो गई, बराबर, उनकी ख्याति बन गई। तो इसीलिए इसका कहते हैं हम लोग आकस्मिक घटना के, ठीक है।
तो ख्याति के प्रकार प्रकृति कितनी होगी? 3 प्रकृति होगी, बिल्ली के स्वभाव वाली, कुत्ते के स्वभाव वाली या फिर चूहे के स्वभाव वाली। ठीक है, चलो ये तो हमने देख लिया कि बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति होती है, कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति होती है और चूहे के स्वभाव वाली ख्याति। अब देखो मतलब कैसे, जैसे बिल्ली के स्वभाव, इसे हम संस्थागत ख्याति को बिल्ली के स्वभाव से हम लोग क्यों कंपेयर करते हैं? तुमने बिल्ली को देखा होगा, देखो बिल्ली अगर एक घर के आसपास या एक जगह पे अगर टिक गई तो वो भले उसका मालिक बदल जाए, वो कभी भी नहीं बदलेगी, वो उसी घर पे जाएगी और उसी पे यहाँ पे खाना खाएगी या फिर जो भी करना है उसको, वो अपना घर कभी नहीं छोड़ती है। संस्थागत ख्याति हम लोग इसीलिए बिल्ली के ख्याति के स्वभाव की कहते हैं, क्यों? क्योंकि हम रिलायंस को देख के उसका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, हम मुकेश अंबानी, धीरूभाई अंबानी किसी को नहीं देख रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, रिलायंस का जियो है, बस रिलायंस का जियो मतलब अच्छा है, हम खरीद लेंगे। ठीक है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इससे बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति। व्यक्तिगत ख्याति, इसे हम कुत्ते के स्वभाव की कहते हैं। जैसे देखो, मान लो अभी मैंने एक कुत्ता पाला है, ठीक है, अब अगर समझो मैं अगर अपना घर छोड़कर कहीं चला जाता हूँ तो ये कुत्ता भी मेरे साथ ही चलेगा, है ना, वो अपने मालिक को कभी नहीं छोड़ता है। इसीलिए व्यक्तिगत ख्याति का मतलब क्या होता है कि हम पर्सन को देखकर वहाँ पे क्या कर रहे हैं, माल खरीद रहे हैं। अगर पर्सन ने वो दुकान बंद कर दी और उसके बदले कोई दूसरा चालू करता है तो हम भी अपनी क्या करेंगे, दुकान को बदल देंगे, हम भी कहीं और से सामान खरीदेंगे। ठीक है, और फिर होता है चूहे की स्वभाव वाली ख्याति। चूहे ना तो किसी मालिक के होते ना जगह के होते, वो कहीं पर भी चले जाते, जहाँ उनको अच्छी चीज़ दिखी वहाँ वो चले जाएंगे, ना तो वो एक जगह पे टिकते हैं और एक जगह पे रहते हैं। वैसे ही हम भी है, जैसे आकस्मिक घटना कहीं घट गई तो मुझे लग रहा है कि नहीं यार ये दुकान पे अच्छा नहीं मिल रहा, उसके बाजू वाले शॉप पे अच्छा मिल रहा, तो हम वहाँ चले जाएंगे। ठीक है ना, तो ये अचानक से होती है और ये किसी संस्थागत की होती है और ये व्यक्तिगत की होती है। ठीक है, बहुत से सिंपल है, नाम याद रखना, इसके ऊपर हो सकता है 1-1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं और ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा। अब हम अगला टॉपिक देखेंगे कि ख्याति का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, क्या क्या फॉर्मूले हमें यूज़ करने हैं। ठीक है।